अब हम पढ़ेंगे स्वीकृति। तो दोस्तों स्वीकृति होती है एडमिशन, कोई बात को स्वीकार कर लेना। स्वीकृति पढ़ेंगे हम 17 से धारा 23 तक। इसमें आप पहले 3 चीज़ें समझ लीजिएगा, बाद में इसको पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। ये जैसे मान लो ये एक बड़ा ओला है, ये कथन है, ठीक है। इसके नीचे वाला है ये स्वीकृति है, ये है स्वीकृति, ठीक है। और एक और छोटा होता है संस्वीकृति होती है। संस्वीकृति थोड़ी देर बाद जब अपन आगे पढ़ेंगे धारा 24 से 28 तक, तब वहाँ पर अपन संस्वीकृति पढ़ेंगे। अब ये जो कथन वाला बड़ा गोला होता है, ये कथन तो कोई भी हो सकते हैं, अपन कोई चीज़ स्वीकार भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से इनकार भी कर सकते हैं। तो कथन तो प्रत्येक है, कुछ भी बोला अपन ने वो कथन हो गया, लेकिन उसमें से स्वीकार कितनी बात की वो स्वीकृति होती है। तो जितनी भी स्वीकृतियाँ होती हैं वो कथन होती हैं, जितनी स्वीकृतियाँ होती हैं वो कथन होती हैं, लेकिन सभी कथन स्वीकृतियाँ नहीं होते हैं। दोस्तों आया गया होगा मेरे हिसाब से आपको समझ में कि सभी जो कथन हैं वो स्वीकृतियाँ नहीं होते, क्योंकि कथन स्वीकारोक्ति भी हो सकती है, इनकार भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्वीकृति तो स्वीकृति है, ठीक है। कथन जो है ये स्वीकृति है, स्वीकृति कथन तो है ही एक, लेकिन प्रत्येक कथन जो है वो स्वीकृति नहीं है, लेकिन प्रत्येक स्वीकृति जो है क्या है वो कथन आवश्यक है, ठीक है। इसलिए अंदर एक और छोटी सी बात होती है संस्वीकृति। ये प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति तो होती है, लेकिन प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति नहीं होती। संस्वीकृति अभी थोड़ी देर में जब अपन पढ़ेंगे तब समझ में आपको आ जाएगा। अभी इतना आप कथन और स्वीकृति के बारे में समझ लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं 17 से 33 स्वीकृति और संस्वीकृति के बारे में है, लेकिन जो अपन स्पेशल इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो 17 से 23 तक पढ़ेंगे, जो प्योर क्या है स्वीकृति है। वैसे तो टोटल 17 से 33 तक क्या है स्वीकृति एवं संस्वीकृति है। धारा 17 से 23 तक तथा धारा 31 स्वीकृति के बारे में है। कितनी धाराएं हैं स्वीकृति के बारे में? 17 से 23 और फिर 31, ये केवल स्वीकृति के बारे में है। जबकि धारा 24 से 30 तक के प्रावधान संस्वीकृति के बारे में है। ये क्या के बारे में? संस्वीकृति के बारे में। संस्वीकृति दोस्तों केवल अपराध के बारे में होती है और वो केवल अभियुक्त द्वारा की जाती है। ये कन्फेशन है, वो अपना अपराध उसमें स्वीकार करता है, ठीक है, एक क्रिमिनल मामले में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिनियम की धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 17 क्या करती है? स्वीकृति को परिभाषित करती है। और धारा 18, 19, 20 के साथ पढ़नी है। 17 के साथ 18, 19, 20, क्योंकि 18, 19, 20 में ये है बताया गया है कि स्वीकृतियाँ कौन कौन कर सकता है। अधिनियम में संस्वीकृति शब्द परिभाषित नहीं है। जो संस्वीकृति कन्फेशन की बात में कर रहा हूँ वो परिभाषित नहीं है। संस्वीकृति की विनिर्दिष्ट परिभाषा का अभाव तथा स्वीकृति शीर्षक के अंतर्गत स्वीकृति व संस्वीकृति संबंधी प्रावधानों के संकलन के आधार पर यह कह सकता है कि स्वीकृति शब्द की परिभाषा कोई आवश्यक समायोजनों के साथ संस्वीकृति शब्द के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जो स्वीकृति की परिभाषा है इसी को परिमार्जित रूप करके संस्वीकृति बन जाती है। वो आगे जब अपन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। इतना देख लो कि धारा 17 में उसकी परिभाषा है, ठीक है। 18, 19, 20 में बताया गया है कि कौन स्वीकृति कर सकता है। धारा 17 देख लेते हैं। स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन है। स्वीकृति क्या है? एक कथन है। मैंने कहा था प्रत्येक स्वीकृति एक कथन है, लेकिन प्रत्येक कथन एक स्वीकृति है, ये सही नहीं है, ठीक है। स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है। ऐसा कथन जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में क्या करता है? अनुमान इंगित करता है, अनुमान। और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया जो एजस्मेंट पश्चात वर्णित है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो अब नीचे बताई जा रही हैं आपको। धारा 17 के प्रावधान धारा 18, 19, 20 के साथ पठनीय है। इन धाराओं में उन व्यक्तियों तथा परिस्थितियों का उल्लेख किया गया जिनके द्वारा अपेक्षित परिस्थितियों में किया गया कथन स्वीकृति योग्य है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके स्वीकृति कर ले और स्वीकृति का कथन कर ले तो वो स्वीकृति मान्य हो जाएगी, नहीं। जो निम्नलिखित है नीचे बताए जा रहे हैं वही लोग स्वीकृति करेंगे तभी मान्य होगी। धारा 17 से स्वीकृति के निम्नलिखित तत्व आवश्यक प्रतीत होते हैं। कौन कौन से तथ्य? निम्नलिखित तथ्य। नंबर 1, कोई कथन किया गया हो, ऐसा कथन मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट आचरण द्वारा अंतर्दर्शित हो, या तो बाई कंडक्ट या फिर
कथन के रूप में, या तो दस्तावेज कोई पेश करे या मौखिक रूप से कोई चीज़ बोले या इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसको कोई एक्सेप्ट करे। ऐसे कथन द्वारा विवादक तथा सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित होता हो, कुछ अनुमान लगता हो कि हाँ ये सही कह रहा है, ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसा कथन धारा 18, 19, 20 में किसी वर्णित परिस्थिति में किया गया कोई व्यक्ति करता हो तो स्वीकृति के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। कथन कैसा होना चाहिए, या तो दस्तावेजी, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट होना चाहिए, या फिर आचरण द्वारा दर्शित होना चाहिए, ठीक है। और वो जो कथन है वो किस स्वीकृति का कथन है वो किस संबंध में होना चाहिए, विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो, और किनके द्वारा होना चाहिए, जो 18, 19, 20 में वर्णित है। धारा 18, 19, 20 से उन व्यक्तियों तथा परिस्थितियों को पता चलता है जिनके द्वारा किए गए कथन स्वीकृति की कोटि में आ जाते हैं। इनके विश्लेषण से निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट होते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोस्तों, तो कंप्रोमाइज करके चलना, इतना स्पष्ट आइडिया नहीं आ पाएगा आपके पास। नंबर 1, कार्रवाई के पक्षकार या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किए गए कथन। धारा 18 में यह प्रावधान करती है कि कार्रवाई के पक्षकार स्वीकृति कर सकते हैं या उनके जो उन्होंने अपने एजेंट बनाए हैं, अभिकर्ता बनाए हैं, प्राधिकृत रूप से ऑथराइज किए हैं, वो जो है कर सकते हैं। धारा 18 में ही एक प्रावधान और है, प्रतिनिधिक हैसियत में बाद के पक्षकार के प्रतिनिधि द्वारा किए गए कथन बशर्ते वे ऐसे प्रतिनिधिक हैसियत के धारण किए जाने के पश्चात किया गया हो। धारा 18 एक और बात करती है कि प्रतिनिधिवाद आप लोग जानते होंगे, जैसे 100 लोग इकट्ठे हैं, किसी बात में पक्षकार हैं या 100 लोग कोई केस लगाना चाहते हैं, 100 लोग पेशी पे बार बार न जाएं, इसलिए 1 या 2 या 3 लोगों को सभी लोग मिलके अपना प्रतिनिधि बना देते हैं। जब वो प्रतिनिधि बन जाते हैं उनके पश्चात प्रतिनिधि रहने के दौरान वो कोई स्वीकृति करते हैं उस मामले में, तो ये माना जाएगा कि ये स्वीकृति सही है। नंबर 3, 18 में एक और प्रावधान है, कार्यवाही की विषय वस्तु में संपत्ति अर्थ हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कथन जो ऐसे हित धारण के दौरान, अगर किसी व्यक्ति का उसमें संपत्ति या आर्थिक हित है तो भी वह व्यक्ति जो है स्वीकृति कर सकता है, उसके कथन सुसंगत हो जाएंगे स्वीकृति के रूप में। नंबर 4, 18 में एक और 18 में 4 बताया गया, 3 हो चुके हैं, चौथा है ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथन जिसमें बात के पक्षकारों के विषय वस्तु में हित प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यक्तियों के कथन जिनसे बात के पक्षकारों के विषय वस्तु में हित प्राप्त हुआ है, जिससे जैसे मान लो मैं लड़ रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी है, मुझे मेरे मामा जी ने गिफ्ट की थी, ठीक है, और दूसरा पक्षकार है कोई, तो अब वो हित हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, मामा जी से हमारे, तो मामा जी भी अगर कोई स्वीकृति करते हैं तो वो मान्य होगी, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हाँ हमने तुम्हें 4 एकड़ ज़मीन दी थी, लेकिन ये 4 एकड़ ज़मीन हमारी यहाँ से थी, यहाँ से इन्हीं का कब्जा था, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने स्वीकृति कर ली, ठीक है। 5वां अब आते हैं धारा 19 पर, उन व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन जिनकी परिस्थिति बाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। ये थोड़ा सा टफ है, 5/19 का मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये ऐसी स्थिति है कि बाद के पक्षकारों के विरुद्ध जिसकी स्थिति साबित की जानी है कि इनकी स्थिति क्या थी, तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। एक राम था, राम नाम का व्यक्ति था जो अमित को ठेके पर रखा था पैसे देके कि आपको सारा किराया वसूलना है, हमारे जितने भी मकान वगैरह है अमित तुम किराया वसूलोगे, और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट था। अब अमित ने जो है विनय से किराया नहीं लिया, तो राम ने अमित पे केस लाया कि आपने जो है विनय से पैसा क्यों नहीं वसूला, अपना किराया उससे क्यों नहीं वसूला, आप वसूल के लाओ और दो हमें, नहीं तो आप अपने जेब से दो। तब जो अमित है, अमित कहता है कि अपन को विनय से किराया लिया नहीं था, उसका तो पूरा किराया चुका हुआ था। तो अब जो विनय है, अब विनय आगे स्वीकृति करता है कि नहीं भैया राम भाई हमें आपका किराया देना है, बकाया है, और हम ईमानदारी से देंगे, ठीक है। तो ये इसने स्वीकृति कर ली, तो ये स्वीकृति भी मान्य होगी, और ये यहाँ पे इसकी बात झूठी हो जाएगी, इसकी बात सही हो जाएगी, क्योंकि ये साबित कर रहा है कि भाई हमारी स्थिति क्या थी उस समय, पक्षकारों के विरुद्ध हमारी इसकी स्थिति क्या थी, ये देने योग्य है कि नहीं है, समझ गए। तब ऐसी ये इसका उदाहरण है, तो इससे आपको जो है समझ में आ जाएगा। और 19 पढ़ देना, आप उसका एक एग्जाम्पल पढ़ देना। और दोस्तों मैं बार बार नोट से पढ़ा रहा हूँ इस स्वीकृति को, आप BR एक्ट से भी एक बार जो उसके दृष्टांत वगैरह सब जरूर देख लीजिएगा, या फिर बता दीजिएगा तो मैं ही बता दूंगा, ठीक है। अगला आता है 6 नंबर का, जो धारा 20 में है,
उस व्यक्ति का कथन जैसे किसी पक्षकार ने रेफरी नियुक्त किया हो, किसी पक्षकार ने क्या किया है, रेफरी यानी निर्णायक नियुक्त किया है कि ये जो कह देंगे हम मान लेंगे, तो उसकी भी कथन जो है स्वीकार हो जाएंगे। यह धारा विलियम्स वर्सेज एंस बाय लॉर्ड एलन बेरा के बात पर आधारित है। विधि का सामान्य नियम यह है कि बाद में असंबद्ध व्यक्ति की स्वीकृति सुसंगत नहीं है, किंतु धारा 20 में वर्णित नियम इसका अपवाद है। ये है जो स्वीकृति के संबंध में विशेष नियम यह है कि जो पक्षकार उस मामले में संबद्ध ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके द्वारा की गई स्वीकृति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका अपवाद है धारा 20 की। अगर रेफरी कोई निर्णायक अगर उसने किसी एक पक्षकार ने या दोनों पक्षकारों ने मिलके और जो है बना दिया है, तो उसकी स्वीकृति भी जो क्या हो जाएगी, सुसंगत हो जाएगी। स्वीकृति एक कथन है। धारा 17 को एक कथन के रूप में परिभाषित करती है। कथन मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। कथन सक्रिय या निष्क्रिय आचरण द्वारा भी दर्शित हो सकता है। सक्रिय या निष्क्रिय आचरण, या तो आप बहुत ज़्यादा सक्रिय या बिल्कुल निष्क्रिय हैं, तो भी आपके इससे स्वीकृति का पता चल सकता है। धारा 8 का दृष्टांत 6 जो है सभी स्वीकृतियाँ अनिवार्यतः कथन है, जबकि सभी ये जो अपन ने ये आचरण वाला जो पोर्शन है ये धारा 8 का दृष्टांत 6 का है। ठीक है, अब ये पूर्ण विराम लगाइए, अलग बात हो रही है यहाँ से। सभी स्वीकृतियाँ अनिवार्यतः कथन, सभी स्वीकृतियाँ क्या है, कथन है, मैंने पहले ही कहा था, जबकि सभी कथन स्वीकृति नहीं है। दूसरे शब्दों में कथन एक बंध तथा स्वीकृति उसकी एक प्रजाति है। जैसे पहले मैंने बताया था, जैसे मान लो ये हिंदू हो गया, कथन क्या है, हिंदू है। ठीक है, फिर क्या है, अंदर आते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण आ गए मान लो, ठीक है, ब्राह्मण, तो सभी ब्राह्मण तो हिंदू हैं, लेकिन सभी हिंदू ब्राह्मण हैं ये नहीं हो सकता। इसलिए सभी कथन जो है वो स्वीकृति है, लेकिन सभी स्वीकृतियाँ क्या हैं, कथन। सभी स्वीकृतियाँ तो कथन हैं, सभी स्वीकृतियाँ जो हैं वो कथन हैं, लेकिन सभी कथन स्वीकृतियाँ हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी हिंदू जो है वो ब्राह्मण हो आवश्यक नहीं है। कई जातियों के हो सकते हैं, लेकिन जो सभी ब्राह्मण हैं वो तो सारे के सारे हिंदू हैं। और ऐसी बीच में आती है एक संस्वीकृति, तो ये मान लो चौबे जी हैं, तो ये और स्पेशल हो गए। ठीक है, तो सभी चौबे तो ब्राह्मण हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण चौबे हैं ये जरूरी नहीं है। इसलिए जो संस्वीकृति है, ये सभी संस्वीकृतियाँ जो है स्वीकृति तो हैं, लेकिन सभी स्वीकृति संस्वीकृतियाँ हो ये आवश्यक नहीं है। और जो चौबे जी हैं, सभी चौबे जी हिंदू भी हैं, तो मान हिंदू भी है, लेकिन सभी हिंदू चौबे हैं ये भी नहीं। संस्वीकृतियाँ कथन भी है, सभी संस्वीकृतियाँ कथन हैं और सभी संस्वीकृतियाँ स्वीकृतियाँ हैं, लेकिन सारे कथन संस्वीकृति नहीं है और ना ही स्वीकृति है, और सारी स्वीकृतियाँ संस्वीकृतियाँ भी नहीं हैं। ठीक है, मुख्य तत्व के बारे में अनुमान। स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो मुख्य तत्व के बारे में अनुमान इंगित करता है। सीताराम भाऊ पाटिल बनाम रामचंद्र नाम को पाटिल में कहा गया है कि स्वीकृति के रूप में किया गया कथन असंदिग्ध, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्वीकृति का कथन? असंदिग्ध, माने उसमें बिल्कुल कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें यह नहीं कि आधी चीज़ें एक लाइन स्पष्ट नहीं हो रही, दो स्पष्ट हो रही हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और संक्षिप्त होना चाहिए, 4 लाइनों का होना चाहिए, छोटी छोटी मतलब कम वर्डों में वो होना चाहिए। परमेश्वरी बाई बनाम एम सिद्धेरैया 1981 केरल के बाद में यह कहा गया कि स्वीकृति से इंगित होने वाला अनुमान स्पष्ट, भ्रम रहित एवं बोधगम्य होना चाहिए। अनुमान की अपेक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। अनुमान की अपेक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य, ड्यूटीज है न्यायालय की। यदि किसी कथन का एक से अधिक प्रकार से निर्वचन हो सकता है, यदि किसी कथन का एक से अधिक प्रकार से निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन, मानो उसके कई अर्थ निकल रहे हैं उस कथन के, तो उसका प्रतिकूल निर्वचन करके कथनकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति के रूप में सुसंगत नहीं बनाया जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति ने, ठीक है, कोई कथन किया है और उसके 4 अर्थ निकल रहे हैं, तो ये नहीं बनाया जाएगा कि उसका जो उस व्यक्ति के विरुद्ध जा रहा है उसी को निकाला जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसके विरुद्ध वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, और जो इसका अपोजिट साइड वाले पर जा रहा है उसको माना जाएगा कि इसके कहने का तात्पर्य ये था। राम जी बनाम मनोहर 1961 बम्बई। इसी प्रकार प्रति परीक्षा में किए गए कथनों के टुकड़ों को जोड़कर स्वीकृति नहीं मनाया जा सकता। प्रति परीक्षण में कई प्रकार की जो है 2-2 लाइनों को एक लाइन के उठा के और किसी व्यक्ति की स्वीकृति नहीं मनाया जा सकता। ठीक है,
परमेश्वरी बनाम एम सिद्धैया मोहन बनाम अमरनाथ 1980 जम्मू एवं कश्मीर में यह धारण किया गया कि किसी व्यक्ति का यह कथन कि उसने एक कागज पर अपना अंगूठा कर निशान लगाया था, किंतु उस दस्तावेज के अंतर्गत वस्तुतः प्रकृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, दस्तावेज के निष्पादन की स्वीकृति नहीं कही जा सकती। देखो कितनी बढ़िया बात है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना अंगूठा लगाना उस पर स्वीकार किया है, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये स्वीकार नहीं किया है, तो ये उसकी अंतर्वस्तु को स्वीकार नहीं किया है, तो ये नहीं कह सकते कि ये स्वीकारोक्ति है। यहाँ पर कोई भी स्वीकारोक्ति नहीं है। मोहन बनाम अमरनाथ में भी ये कहा गया है। ठीक है, अगला आता है, ठीक है, एम चेट्टी बनाम कुमार एस 1980 मद्रास में यह धारण किया गया कि कथन विवादक विषय पर पर्याप्त एवं संपूर्ण होना चाहिए। जो कथन है स्वीकारोक्ति को विवादित विषय पर होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए और संपूर्ण होना चाहिए। ऐसा कोई कथन या स्वीकृति जो विवादक तथ्य की त्रुटि से विवेक सबूत से न्यूनतर हो, अपूर्ण अथवा खंडित स्वीकृति या कथन माना जाएगा। स्वीकृति या तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अभिस्वीकृति के रूप में होनी चाहिए। स्वीकृति की सुसंगतता धारा 21, अब 19-20 में तो बता दी। अब यह स्वीकृति की सुसंगतता रिलेवेंस बताती है धारा 21। धारा 21 के अनुसार स्वीकृति साक्ष्य में सुसंगत है। स्वीकृति को सुसंगत घोषित करने के लिए निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है? तो नंबर 1, स्वीकृति साक्ष्य का अधितजन गठित करती है। साक्ष्य का क्या करती है? अधितजन गठित करती है कि अब जो चीज़ स्वीकार हो गई, अब उसको क्या फिर साबित करना। स्वीकृति स्वच्छतकारी कथन होती है। स्वच्छत माने स्वतंत्र रूप से किया हुआ कथन। स्वीकृति प्रतिकूल कथन का उत्तम साक्ष्य है। प्रतिकूल यानी उल्टे खुद के ही विरुद्ध साक्ष्य का उत्तम कथन का उत्तम साक्ष्य है। स्वीकृति सत्य का साक्ष्य है। इसलिए इन 4 कारणों से ये जो है सुसंगत हो जाती है। स्वीकृति का साबित किया जाना धारा 21 एवं धारा 58 का भी यहाँ पे अवलोकन जो है जरूरी हो जाता है। धारा 21 के अधीन स्वीकृति सुसंगत है। असंगत तथ्य होने के कारण इसे धारा 5 के अधीन साबित किया जा सकता है, क्योंकि धारा 5 में लिखा है कि धारा जो 6 से 55 तक के साक्ष्य वो के अंतर्गत जो आता है वो सब सुसंगत है। तो ये 21 में आता है, इसलिए सुसंगत है और इसके साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि धारा 5 ही कहती है कि साक्ष्य सुसंगत और विवादक तथ्य का दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। धारा 58 क्या कहती है? धारा 58 के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। जो बात प्रतिपक्ष दूसरे पक्षकार ने स्वीकार कर ली है उसको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 58 कहती है क्योंकि ये स्वप्रमाणित मानी जाएगी। धारा 58 केवल न्यायिक स्वीकृतियों के विषय में लागू होती है। न्यायिक स्वीकृतियों अतः न्याय के इतर स्वीकृतियों को सिद्ध करने की अपेक्षा बनी रहती है। न्यायिक स्वीकृतियाँ मतलब ये होती हैं कि जब न्यायिक कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के दौरान अगर कोई स्वीकृति की जाती है तो धारा 58 कहती है फिर इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई स्वीकृति अगर न्यायालय से बाहर की गई है और उसका कथन यहाँ पर किया जाता है कि इस व्यक्ति ने स्वीकार किया, तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा कि ये स्वीकृति सही थी कि नहीं थी। सामान्यतः कोई स्वीकृति केवल स्वीकृतिकर्ता या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध साबित की जा सकती है। सामान्यतः यह नियम है कि जो स्वीकृति है वह केवल स्वीकृतिकर्ता माने जिसने स्वीकृति की है या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध ही साबित किया जा सकता है कि किसी अन्य के विरुद्ध नहीं। कतिपय अपवादों के सिवा स्वीकृतिकर्ता या उसका हित प्रतिनिधि या उसकी ओर से कोई अन्य स्वीकृति को सिद्ध नहीं कर सकता। इस प्रतिबंध का मुख्य कारण मिथ्या साक्ष्य गणना की प्रवृत्ति को निवारित या सीमित करना है। मिथ्या साक्ष्य का निवारण न्याय हित में आवश्यक। मिथ्या साक्ष्य का निवारण की ऐसी थीम बना के चल रहा है कि झूठे साक्ष्य न्यायालय में ना आ पाए। परंतु धारा 21 में उल्लिखित 3 अपवादक परिस्थिति में इस कथन करता है उसके हित प्रतिनिधि द्वारा अपने पक्ष में साबित किया जा सकता है। देखो, जो स्वीकृति होती है वो जिसने किया है या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध क्या है, हित प्रतिनिधि के विरुद्ध साबित की जानी है। जैसे मैंने कोई बात स्वीकार कर ली कि हाँ मैंने ये इनके साथ बेईमानी की थी, ठीक है, ये इनकी ज़मीन हड़पी थी, तो ये मेरे या मेरे लड़के होंगे जो हित प्रतिनिधि होंगे उनके विरुद्ध साबित की जानी है। लेकिन अपने पक्ष में भी साबित की जा सकती है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। उसके भी 3 कारण हैं। 3 स्थितियों में वो स्वयं के पक्ष में भी उस स्वीकृतियों को साबित करने का उसको मौका दिया जाएगा और ये लीगल होगा। नंबर 1, ऐसी स्वीकृति जिसकी प्रतिक्रिया ऐसी होगी यदि स्वीकृतिकर्ता की मृत्यु हो जाती तो वह धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत होती, ठीक है। और धारा 21 में जो है संगत हो जाएगी, ठीक है। कोई स्वीकृति ऐसी है कि अगर वो व्यक्ति
मर जाता तो वो मृत्युकाल कथन के रूप में धारा 32 में सुसंगत हो जाती, लेकिन अब वो नहीं मरा है तो वो अपने पक्ष में उसको धारा 21(1) में सुसंगत है, अपने पक्ष में साबित कर सकता है कि इसका मतलब ये नहीं ये था। ठीक है। नंबर 2, ऐसी स्वीकृति जो शरीर या मन की विवादक सुसंगत किसी दशा के अस्तित्व के विषय में ऐसा कथन हो कि ऐसी मानसिक या शारीरिक दशा की विद्यमानता के समय उसकी लगभग की गई हुई है तथा ऐसे आचरण के साथ जो उसके मिथ्या होने की अनादि संभाव्य कर देता है। मान लो कोई स्वीकृति ऐसी है जो उस समय की गई थी, ऐसी परिस्थितियाँ जो लोग देख कर कि वो सत्य हो ही नहीं सकती, तो ऐसी स्वीकृति को भी साबित करने का मौका दिया जाएगा कि आप साबित करो कि आखिर इस बात का क्या मतलब था, तो 21(2) में ये सुसंगत हो जाएगी। ठीक है। ऐसी स्वीकृति जो स्वीकृति के अलावा किसी भिन्न रूप में सुसंगत हो, तब उसे देखो कोई स्वीकृति है, वो स्वीकृति चलो स्वीकृति के अलावा भी अन्य जगह सुसंगत है, तब उसको साक्ष्य देने से थोड़ी रोका जाएगा, वो अपने पक्ष में उसको साबित करेगा। जैसे धारा 6, 7, 8, 10 आदि सुसंगत है, अगर धारा 6 में, 7 में, 8 में, 10 में जा रहा है तो 21(3) कहती है कि उसको जाने दो। धारा 32 में अगर सुसंगत नहीं मरा तो 21(1) में सुसंगत हो जाएगा। ठीक है। उसको वो चीज़ ही, वो कथन ही ऐसा है जिसका मिथ्या होना स्वभावतः ही दिखता है, तो 21(2) में रिलेवेंट वो अपने पक्ष में साबित कर ले। और अगर स्वीकृति के अलावा अन्य धाराओं जैसे 6, 7, 8, 10 आदि में सुसंगत है तो वो कर ले, 21(3) ये प्रावधान करती है। दस्तावेजों की अंतर्वास्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति सुसंगत नहीं है। कोई साक्ष्य है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, इसके बारे में मौखिक साक्ष्य सुसंगत नहीं है। धारा 22 इसका प्रावधान करती है। धारा 59 के अनुसार किसी दस्तावेज के अस्तित्व, अंतर्वस्तु या दशा को मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। धारा 59 के अनुसार किसी दस्तावेज के अस्तित्व, क्योंकि उसका अस्तित्व है कि नहीं, अंतर्वस्तु या दशा को मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता। साक्ष्य नियम की धारा 22 इसी नियम का विस्तार करती है। धारा 22 के अनुसार किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति सुसंगत नहीं है। धारा 22 में वर्णित उपरोक्त नियम निम्नलिखित अपवादों के अत्याधीन है। कुछ अपवाद हैं जिनमें मौखिक साक्ष्य को मौखिक स्वीकृति की सुसंगत हो जाती है दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में। इन अपवादक दशाओं को छोड़कर कहीं भी जो है वो रिलेवेंट नहीं होगी, तो इनको अपवादक पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है। 2 अपवाद हैं इसके। ठीक है, इनको अपन पढ़ लेते हैं। पहला है, जहाँ सिद्ध करने की प्रस्तावना करने वाला या दर्शाता है कि वह दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने हेतु नियमतः अधिकारी है। जहाँ कोई व्यक्ति जो प्रस्तावना कर रहा है मौखिक साक्ष्य देने की, वह यह साबित कर देता है कि जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में उसको द्वितीयक साक्ष्य यानी जो मूल है वो नहीं ला पा रहा है और द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए अधिकारी है, वहाँ इस दस्तावेज की अंतर्वस्तु को मौखिक स्वीकृति से सिद्ध की जाने की अनुमति दे सकती है। वहाँ पर कोर्ट चाहे तो उसको मौखिक स्वीकृति देने की अनुमति दे सकती है। वो अलग कंडीशन की वो गुम गया है, मूल मिल नहीं सकता है, या बहुत दूर है, या विरोधी के हाथ में है, वो अब जब हम 4, 64, 65, 63 पढ़ेंगे तब वहाँ पे देख लेंगे। अभी तो आप यहाँ पे इतना जो है ध्यान दे लो। ठीक है, कि अगर वो मूल नहीं है और उसको कोर्ट ने ये मान लिया कि इसको द्वितीयक साक्ष्य देने का अधिकार है, तब वो फिर मौखिक स्वीकृति द्वारा उसको सिद्ध करने की अनुमति मांग सकता है कि हम इसको मौखिक स्वीकृति द्वारा साबित करना चाहते हैं, तो कोर्ट का विवेकाधिकार है। 2, जहाँ प्रश्नगत दस्तावेज का असली होना ही प्रश्नगत हो। जहाँ जो अरे यार देखो कितनी अच्छी बात है, कोई डॉक्यूमेंट लेके आए, कोई रजिस्ट्री लेके आए, आप बैचनामा लेके आए, अब उसका असली होना ही जो है प्रश्नगत है, वहाँ भी दस्तावेज के अंतर्गत उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो वहाँ पर भाई मौखिक साक्ष्य देना ही पड़ेगा कि ये नहीं ये था, ये नहीं भैया ये था स्वीकृति ये था। ठीक है, ये नहीं लिखा था इसमें ये लिखा था, तब वो वहाँ पर सुसंगत हो जाएगी। अब आती है धारा 23 और इस चैप्टर की अंतिम धारा। सिविल मामलों में स्वीकृति कब विसंगत है? सिविल मामलों में स्वीकृति कब विसंगत है? सिविल मामलों में स्वीकृति कब विसंगत है माना कब इररिलेवेंट है, वो रिलेवेंट नहीं होगी। धारा 23 में वर्णित विधि केवल सिविल मामलों के प्रयोज्य के लिए। धारा 23 जो है वो केवल और केवल सिविल मामलों के लिए, इतना याद रखना, क्रिमिनल मामलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिविल मामले में ऐसी स्वीकृति सुसंगत नहीं है जो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कोई स्वीकृति इस शर्त पर की गई है कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। 2 पक्षकार थे सिविल में, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि भाई इस चीज़ को ये जो अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये बात कोई न्यायालय में नहीं जाएगी, कोई दोनों में से कोई व्यक्ति इसका साक्ष्य नहीं देगा, तो फिर वो सुसंगत नहीं होगी, उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में की गई हो जिसके न्यायालय द्वारा यह अनुमानित करे
कि पक्षकारों के मध्य या विवक्षित सहमति थी कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। या तो स्पष्ट है एक में, या विवक्षित रूप से दोनों के आचरण से यह प्रतीत होता था कि उनका ये आशा था कि इस चीज़ का जो है साक्ष्य कोर्ट में नहीं दिया जाएगा, तो फिर दोनों ही चीज़ें ये सुसंगत यहाँ पे नहीं होंगी। इस तरीके से जो है आपका जो है धारा 23 कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं अगले पार्ट। अब मतलब थोड़ा सा और इसको अच्छे से विस्तार रूप से देख लेते हैं। स्वीकृति निश्चायक साक्ष्य नहीं होती किंतु विबंध कर सकती है, धारा 31। अभी धारा 31 और रह गई थी, ये 17 से 23 सीधा पार्ट था, और धारा 31 जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वीकृति निश्चायक साक्ष्य नहीं होती किंतु विबंध कर सकती है। जो स्वीकृति है निश्चायक साक्ष्य नहीं है कि बस यहाँ पे मामला समाप्त ही हो गया, लेकिन विबंधित कर देती है कि आप अपने विबंध का सिद्धांत एस्ट्रोपल आप जानते होंगे, इस 1516 वहाँ पर पढ़ेंगे आगे अपन। एस्ट्रोपल होता है ये कि कोई व्यक्ति अपनी बात से बंध जाता है। जब एक बार आप कोई कथन करते देते हैं स्वीकृति के रूप में, तो उससे फिर आप आगे उसी मामले में जो है पलट नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा था। धारा 31 स्वीकृति साक्ष्य में संगत है, परंतु स्वीकृति तथ्य का निश्चायक सबूत नहीं है। निश्चायक सबूत नहीं है, ठीक है। इसका याद यह हुआ कि स्वीकृति निश्चायक नहीं है, तो इसमें मिथ्या सत्य किया जा सकता है। निश्चायक नहीं है, इसको झूठा साबित करने का जो है मौका दिया जा सकता है, ठीक है। यद्यपि स्वीकृति निश्चायक नहीं तथापि विबंध की भांति परिवर्तित होती है, तो इस शब्द में कथन करता अपनी स्वीकृति से मुकर नहीं सकता है। एक बार स्वीकृति कर ली, उससे मुकर नहीं सकता है। आंग्ल विधि में विधि की स्वीकृति आबद्धकारी समझी जाती है। आंग्ल विधि में विधि की स्वीकृति क्या कहलाती है? ये विदेशी लॉ है, लेकिन अपने यहाँ भारतीय विधि की स्वीकृति आबद्धकारी नहीं है। कानून की स्वीकृति आबद्धकारी नहीं है, ठीक है। स्वीकृत तथ्य की स्वीकृति आबद्धवार, जो तथ्यों को स्वीकार किया है मामले के, वो आबद्धकारी है, ठीक है। स्वीकृति के प्रकार, स्वीकृतियों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकारों में रखा जा सकता है। न्यायिक स्वीकृति या औपचारिक स्वीकृति, न्याय के तर स्वीकृति और आचरण द्वारा स्वीकृति। 3 प्रकार की जो है स्वीकृतियाँ यहाँ पे होती हैं। न्यायिक स्वीकृति या औपचारिक स्वीकृति मतलब जो कार्रवाई के दौरान होती है, न्याय के उत्तर यानी न्यायालय के बाहर, और आचरण द्वारा मानव बाई कंडक्ट। न्यायिक स्वीकृति क्या है? न्यायिक स्वीकृति वो स्वीकृतियाँ जो कार्रवाई के भाग के रूप में की जाती हैं, इन्हें औपचारिक स्वीकृति भी कहा जाता है। न्यायिक स्वीकृतियों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, धारा 58। विश्वनाथ प्रसाद बनाम द्वारका प्रसाद में यह धारणा किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अभिवचनों के साक्ष्य में किया गया कथन, अभिवचन तो आप जानते हुए होंगे, बाद कर्ता जो अपना सूट पेश करता है वो भी अभिवचन कहलाता है, और जो जवाब देता है दूसरा पक्ष, इसमें सारे के सारे जो ड्राफ्टिंग होती है वो अभिवचन कहलाती है, ठीक है। तो अभिवचन या साक्ष्य में किया गया कथन स्वीकृति माना जा सकता है। यहाँ तक कि ऐसा कथन या साक्ष्य किसी अन्य विनिश्चय के संबंध में हो तब भी स्वीकृति जो है माना जाएगा, ठीक है। अधिनियम की धारा 58 कहती है कि न्यायिक स्वीकृति के बारे में है। इस धारा के अनुसार किसी ऐसे तथ्य को सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है जिसे पक्षकार या अभिकर्ता सुनवाई के समय स्वीकृति करने हेतु सहमत हो जाते हैं, अथवा जिसे वे सुनवाई से पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने हेतु सहमत हो जाते हैं, उन्हें स्वीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या जैसे अभिवचन संबंधी नियम की अधीन स्वीकृति मानी भी जाती है। धारा 58 न्यायालय को उसके विवादिकार से वंचित नहीं करती। न्यायालय अपेक्षा करती है स्वीकृत तथ्यों को किसी अन्य साक्ष्य से सिद्ध किया जाए, ठीक है। अधिकार से वंचित भी नहीं करती धारा 58। न्यायालय चाहे तो इसको क्या कर सकता है, अन्य तथ्यों से साबित कर जाने का निर्देश भी दे सकता है। न्यायिक की तर स्वीकृतियाँ मैंने पहले ही बताया था कि ये न्यायालय की कार्रवाई से बाहर की जाती हैं, ये औपचारिक रूप से साबित नहीं मानी जाती, इनको साबित किया करना पड़ता है। आचरण द्वारा स्वीकृति, कोई व्यक्ति अपने सकारात्मक कृत्य या लोभ द्वारा स्वीकृति करता हुआ माना जा सकता है। ऐसी स्वीकृति शब्दों की बजाय आचरण द्वारा दर्शित होती है, अतः इन्हें विवक्षित स्वीकृति भी कहते हैं, ठीक है। अतः जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन का खंडन अपेक्षित, तो वहाँ खंडन करने की अपेक्षा मौन धारण किए रहना उस कथन की स्वीकृति मानी जा सकती है। मौन भी स्वीकृति माना जा सकता है। आधार 8 का दृष्टांत इच्छा है, ये आचरण द्वारा स्वीकृति का एक उत्तम दृष्टांत है। प्रश्न यह है कि क्या खा के प्रति का 10,000 रुपये का देनदार है। वितथ्य की गा ने गा से धनोदार मांगा और की घा ने गा की उपस्थिति और श्रवण गोचर में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम का पर भरोसा ना करो, क्योंकि यह खा के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है। और का कोई उत्तर दिए बिना चला गया, संगत है। यहाँ पे मौन है, उसने कुछ नहीं कहा, मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि यहाँ इसका देनदार है, ठीक है। इस तरीके से
यह चैप्टर स्वीकृति वाला हमारा यहाँ पे समाप्त होता है।